निकाली थी और फिर एक्सीलरेशन। तुम ये देखो कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करती है तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो हमने ये लिखी, ठीक है ना? ये यस सर। डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये सिर्फ उसके लिए है जो अपनी पोजीशन मीन से स्टार्ट करती है, सबके लिए नहीं होगी। फिर अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ए ओमेगा और ओमेगा टी, ये भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? तीसरा यस एक्सेलरेशन dv by dt, ये है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो हमने ये किया था कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो ये थी ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो यहाँ पर ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फिर अगर हम इसके आगे देखते हैं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यस सर। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि इफ ऑसिलेटिंग एम, अगर ऑसिलेटिंग बॉडी का मास एम है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, जो कि अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखो ये हो सकता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये हो गया यस सर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके लिए जो मीन से अपनी पोजीशन राइट की तरफ चलती है, सही है ना? हाँ सर। सबके लिए नहीं, ये सबके लिए ये काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए जो अपनी पोजीशन मीन से स्टार्ट करती है राइट की तरफ, और ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब अगर हम पूछेंगे कि ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए जब वो अपनी मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर दूर होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर दूर होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो तब हम इसका यूज करें। यस सर। और जब कोई ये पूछेगा कि इतने टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या इतने टाइम बाद क्या होगी, तो तब हम भाई इसका यूज करें, ठीक है ना? हाँ समझ आ गई? आगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर आ जाएगा पोटेंशियल। तो अब तुम ये देखो कि थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसमें ये अगर यहाँ पे रखा है तो भाई यहीं पे रखा रहेगा, ऑसिलेट तो करेगा नहीं। तुम इसको यहाँ पे थोड़ा यस सा सर। यहाँ पे पुल करो, तो इस ब्लॉक को जब हम इधर की तरफ पुल करेंगे तो इसके अंदर वेरिएबल फोर्सेस डेवलप है जो स्प्रिंग के अंदर, तो इस स्प्रिंग फोर्सेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है? हाँ सर। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी इसको ऑसिलेट कराती रहेगी लेफ्ट राइट इस तरह से, ठीक? कभी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में हो जाएगी। समझ गए? यस। इस बात समझ आ गई? आगे सर। तो अब यहाँ पे ये देखो क्या होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि जैसे कि कोई बॉडी इन दो बाउंड्रीज के बीच में ऑसिलेट हो रही है, ये मेन पोजीशन है, तो हमें
यहाँ पे उसकी पोजीशन निकालनी है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बेसिकली हमें यहाँ तक इसको स्ट्रेच करने का वर्क ही तो निकालना पड़ेगा। Yes, sir. जो हम वर्क करेंगे वो वेरिएबल फोर्स के अंडर में करेंगे, क्योंकि ये चीज हम पहले देख चुके थे कि भाई यहाँ एक्सेलरेशन देखो ये कांस्टेंट नहीं है, तो जब मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमें वेरिएबल वर्क के अंडर में वर्क करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन तक आने में जो वर्क किया गया, तो उस तक क्या हुआ कि इस पूरे जोन को क्रॉस करने में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान लो तुमने यहाँ एक पार्टिकल लिया जो यहाँ से मीन पोजीशन से एट अ डिस्टेंस आर है, और इसको फर्दर डी आर डिस्प्लेस करने में जो वर्क है वो डी डब्ल्यू। ये कितना होगा इस टाइम का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस टाइम का फोर्स कितना है। अब देखो जब मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर पार्टिकल होता है तो उसका एक्सेलरेशन ये है, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तब है जब एक्स डिस्टेंस दूर है। मीन पोजीशन से यहाँ जो सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं कितनी दूर है आर, तो यहाँ एक्स की जगह तो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। अब हमें इस पोजीशन तक लाने का वर्क है, इसका मतलब हम इसको इस पूरे इंटरवल को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल के सारे वर्क को तब ऐड कर देंगे, तो कितना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर। टोटल वर्क कितना होगा इंटीग्रल एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर 0 से एक्स, ये कितना होगा। जो ये वर्क करेंगे हम इस एक्स सिचुएशन को जिसको स्ट्रेच करेंगे वही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट रखेंगे स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो ये बात समझ आइए। ठीक है ना भाई। हेलो हेलो हाँ, सब तो लगेगा भाई। अरे विशांत आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। तो ये देखो ये जो ये एक्सप्रेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। और जिसको हमने रिलेट किया है यहाँ पे वो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम मेजर कर रहे थे कहाँ से, मीन पोजीशन से। जो बॉडी राइट की तरफ जाती है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये है। तो यहाँ u इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह हम ये रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है जो मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करके राइट की तरफ जाती है, सबके लिए नहीं है। तो जो बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाएगी ये उसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक बता दो, कोई डाउट है तो। No, sir. अब भाई क्या होगा देखो ध्यान से देखना, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन काइनेटिक एनर्जी है। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी मैंने पिछले पेज पे जो एक्सप्रेशन लिखा है एक विद रेस्पेक्ट टू टाइम और ये विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी, नहीं सर। देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखो काइनेटिक में क्या होगा भाई कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गलत लिख दिया, with respect to time, तो ये with respect to position लिख दिया। देखो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ऐड होगी, या फिर टोटल कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन को पोजीशन के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ जोड़ोगे इसको, तो देखो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये चेक कर लो कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को किसी से जोड़ दो यही आना, चाहे तो टाइम वाले जोड़ दो या पोजीशन वाले। यस सर। तो ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी। हाँ तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है भाई एक रीजन में, तो इसमें होता क्या है कि जो होता ये है कि जो अ, जब बॉडी मीन पोजीशन से दूर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी तो कम होती जाती है, पर मीन पोजीशन से दूर होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। क्योंकि ये देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल, और यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एक्सट्रीम पे जब जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस आएगी तो पोटेंशियल कम होने लगेगी और उसका कन्वर्जन काइनेटिक में हो जाएगा। तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है हमेशा यही चलता रहता है। समझ लो। हाँ सर। अब तुम जरा फोकस करो इन दोनों, इसको और इसको। ये दोनों इक्वेशन जरा ठीक से एक बार पढ़ लो तो फिर अगले पेज पे चलो। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ग्राफ है, इसमें भी ये ग्राफ है, तो कभी कभी ना समझ नहीं बहुत इजी है। तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी ये तो है हाफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ एम स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना? नो। तो तुम इसमें ये देखो भाई कि अगर मुझे इनका ग्राफ बना, तो ग्राफ में पहले तो ये देखो कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये दोनों की दोनों ही इक्वेशन अगर तुम इन्हें देख पा रहे हो ठीक से, तो भाई ये दोनों की दोनों इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। है ना। तो जब ये दोनों की दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई दोनों का ग्राफ ही पैराबोला बनेगा। बनेगा। देखो जब हम इसको देखें तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था जब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में a पॉजिटिव होता है तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ। याद है ना। यस सर। अब तुम्हें इसमें एक चीज याद रखनी है कि देखो जो नॉर्मल पैराबोला होता है वो तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड होता है, ठीक। होता पर यहाँ क्या सीन होगा कि यहाँ पे इस बेचारे की जो पोजीशन है वो एम्पलीट्यूड के आगे तो जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती। तो ये ग्राफ जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ बस एम्पलीट्यूड तक ही बचेगा, वहां तक जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी देखो वो मैक्सिमम है। जरा एक्स की वैल्यू अगर हम ए रख देंगे तो तुम ये देखो कि ये वाला जो पॉइंट है
ये पॉइंट कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो होगा। बोलो yes sir, एक्स की वैल्यू मैं ए रख दूंगा, जहाँ एक्स की वैल्यू जब ए रखूंगा तो ये पॉइंट कितनी हाइट ऊपर होगा, तो ये हाइट जो होगी ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो होगी, तो यही तो पॉइंट होगा। हाँ sir, अब तुम ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो एक बताया था मैंने y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने कहा था कि ये कप शेप होता है, ये कैप शेप होता है। जी देखो जब x जीरो है, जब x जीरो है तो x जीरो होने पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज कम होंगी। तो जब yes x sir, जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब यही है। और जब x की वैल्यू a है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, यानी कि y कोऑर्डिनेट जीरो, इसका मतलब उस टाइम पे ग्राफ x एक्सिस से कट करेगा। तो भाई ये ग्राफ ना तो कुछ इस तरह का होगा। समझ पा रहे हो? yes sir, तो ये जो ब्लू है ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो yes sir, ये रेड वाला है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। अब तुम यहाँ पे ये चेक करो कि ये दोनों के दोनों ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। yes sir, तो ऑसिलेटिंग बॉडी में एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है सेम। पूछ लेगा कितनी दूर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। yes sir, क्या करूँगा, a/√2 आ जाता है और एक्स कितना होगा, ये जो ये वैल्यू है ये सेम है यहाँ और यहाँ, ये डिफरेंस कितनी है, ये a/√2। ये बता दो कि इतनी बात समझ आ रही है, आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ no sir, पे? देखो तुम यहाँ पे चेक करो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ये भाई टाइम के रेस्पेक्ट में भी बदल रही है और पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी बदल रही है। नहीं समझे? yes sir, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि एक बॉडी की इतनी दूर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इतनी दूर, मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, फिर यहाँ पे होगा तो उसकी कुछ और होगी, यहाँ पे होगा तो उसकी कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ होगा तो होगा। तो देखो हम वापस आना शुरू करेंगे तो देखो सेम पोजीशन रिपीट होना शुरू हो जाएगी। yes sir, तो सारी की सारी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक परमिटेड है, जीरो और एम्पलीट्यूड के बीच। हाँ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए के बीच। बोलो कोई डाउट है? और भाई जो टाइम से रिलेटेड चीजें हैं वो कितने टाइम बाद रिपीट होती है, क्योंकि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है इतना तो तुमको आता ही है कि उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। हाँ सर, तो चीजें टाइम वाइज तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर रिपीट होंगी, नेक्स्ट टाइम पीरियड जब शुरू होगा तो वो सारे इंस्टेंट पहले जैसे ही तो होंगे। होंगे sir, और पोजीशन जब रिपीट होगी तो वो
एम्पलीट्यूड तक होगी, एम्पलीट्यूड तक जाने के बाद दोबारा से प्रीवियस पोजीशन रिपीट होने लगेगी। यस सर। समझ गए बात? हाँ सर। तो अब तुम ये देखो कि यहाँ पर कितनी सारी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अलग अलग पोजीशन पे यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी? इनफाइनाइट है क्योंकि पोजीशंस पे अब इनफाइनाइट। तुम ऐसा समझो, देखो ध्यान से कि जैसे ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, चौथी रो है, इस तरह की इनफाइनाइट रो। यस। इन सब रोज में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, सब। तो अगर किसी भी क्लास के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो तुम क्या करोगे सर? तुम यही तो करोगे, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नहीं करोगे? यस। तो अब ये देखो कि जो भी इनफाइनाइट स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स जोड़ के कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। तो ये मीनिंगलेस है या नहीं? बोलो। है सर मीनिंग। और अगर मेरे पास एक कॉमन सा करेक्टर ऐसा हो कि जो एवरेज मार्क्स इस रो के हैं वही एवरेज मार्क्स इस रो के हैं, वही एवरेज मार्क्स इस रो में है, वो तो तुम्हें फिर क्या करना है कि भाई अगर इसके भी 70% है, इसके भी 70% है, इसके भी 70% है, तो सारी क्लास के एवरेज मार्क्स 70% ही तो हो गए, एक के निकाल के देख लो। यस सर। तो जब ये ऑसिलेटिंग बॉडी ऑसिलेट हो रही है तो देखो इसमें अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी रिपीट कर लेती है अपने एम्पलीट्यूड तक जाने के बाद। तो एम्पलीट्यूड तक जब ये जाए तो सारी काइनेटिक एनर्जी दोबारा रिपीट होने लगेंगी उसके बाद। तो अगर हमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो अगर कोई पूछे कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये हो जाएगी भाई के डी एक्स 0 से a अपॉन, तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन का मेथड बताया था कि एवरेज निकाल, यस। वो एरिया से जो बताया था। तो यहाँ के की जगह मैं रख दूंगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रल। बोलो भाई कोई डाउट नहीं सर। है? अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है। फिर ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ए स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3। बता देना कोई प्रॉब्लम होगी। और नीचे होगा एक्स, लिमिट होगी 0 से a। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा भाई तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 का आएगा और नीचे आएगा ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2a² बाई 3 नहीं आएगा? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब एवरेज 1/3 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। इस तरह से हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है किसी एक साइकिल में अप टू एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ अलग काइनेटिक एनर्जी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उन सबका ऑन एन एवरेज कितना है, उसका ऑन एन एवरेज टोटल का एग्री हो ना? हाँ सर। सब लोग एग्री करते हैं नहीं करते? करते हैं। ठीक है, अब आ गया
अब इसी तरह से भाई पोटेंशियल एनर्जी का निकाल। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ यू डी जीरो से एक्सप्रेशन को याद करना जब मैं तुम्हें एरिया कैलकुलेट करने की मेथड से एवरेज निकालना सिखा रहा था। तो उसमें वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रल यू की जगह रखेंगे हाफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी इंटीग्रल डी ये कितना हो जाएगा? देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। अपर लिमिट रखूंगा ए क्यूब बाई थ्री, लोअर लिमिट रखूंगा जीरो, नीचे हो जाएगा ए। तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके 1/6 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो तुम ये देखो कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन की हाफ, वो 1/3 और 1/6। समझ आया ये बात? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो वहाँ हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखते थे, तो वहाँ हम इंटीग्रल dx कर रहे थे, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो k dt अपॉन इंटीग्रल dt। यहाँ पे जीरो से कैपिटल टी की रिपीटेशन जो होगा टाइम की वजह से बाहर, और वो पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज होगा वो u dt। अब यहाँ u की जगह हम क्या रखेंगे और k की जगह क्या रखेंगे? यहाँ हम टाइम वाला एक्सप्रेशन रखेंगे, ये बात ध्यान रखें। काइनेटिक हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। ये बता दो भाई इतनी बात समझ आई या नहीं? आगे। सबको समझ आ गई? यस सर। देखो इसके बाद की सिचुएशन मैं कल कराऊंगा। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा तुम कि यहाँ सीधा सीधा अब अ, मतलब इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो कल खत्म कर सकते हैं। तो अब इसके बाद फिर इसमें जिन केसेस के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, हाँ सर। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, लॉन्ग पेंडुलम जो अर्थ की सरफेस पर ऑसिलेट कराते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल पेंडुलम, यू ट्यूब, या फिर अक्रॉस द अर्थ टनल हम बनाते हैं। इस तरह के मतलब जितने भी केसेस होंगे हम उन सब पॉसिबल केसेस को एक बार डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई? ठीक है सर। और फिर उसके बाद में तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब देखो भले तुम्हारे पेपर या एग्जाम एग्जाम कुछ हो जाए, उसको भी जाएंगे। मतलब बीच में तुम ट्यूशन मत बंद करना, नहीं तो तुम्हारी नुकसान हो जाएगा। थर्मो रह जाती है तो मान लो रह जाना, तो कोई नेक्स्ट सेशन में पूरा कर लेंगे, 12% का पड़ेगा, आसानी रह जाती है, पर वेव तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? Yes, इनके 10th वालों के जो बोर्ड के एग्जाम है सिद्धांत, वो भी तुम्हारे साथ आती है वो भी 26 से ही है सर। अप्रैल। अप्रैल 26। तो इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि मतलब ये जो 10th का जो बोर्ड है, मतलब 11th का सेशन तो फिर लेट शुरू होगा। हम्म? हाँ, मई के आसपास प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं। गुड नाइट।